नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका स्वागत। मैं हूं प्रदीप और आज का एक बहुत गंभीर विषय लेके आया हूं और वो है नीट। आज पूरे देश में नीट की चारों ओर चर्चा है और उस नीट के पेपर के बाद से जो देश की स्थिति बनी है वो आप सबको पता है। ये पहली बार नहीं है कि नीट के एग्ज़ाम में पेपर लीक आउट हुए हों, इसके पहले भी ये काम हो चुका है। आप सबको पता है कि पेपर आउट होना कोई आज नई बात नहीं है। मैं यदि पुराने दशकों की बात करूं तो सामान्यतः 10-12 से लेके कॉलेज के पेपर आए दिन लीक हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, एक वो दौर भी था कि जब नकल ही मुख्य आधार हुआ करती थी। धीरे धीरे सुधार हुआ और आज बच्चे इतने प्रतिभाशाली हो गए हैं कि उनको नकल तो दूर, वो चाहते हैं कंपटीशन फेयर हो। पर जब सिस्टम में बैठे ऐसे लोग जो उनकी भावनाओं को दरकिनार करके और पेपर को लीक आउट कर देते हैं, और तो पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है, जो एक उम्मीद देकर, एक आशा लेकर अपनी तैयारी कर रहा होता, वो ठगा सा महसूस करता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और उनसे जानेंगे कि ये आखिर क्या मामला है नीट का, थोड़ा बता पाएंगे? सुनील जी, नीट का थोड़ा मामला बताइए, क्या है और ये घटना किस तरह से इसको देखना चाहिए अपने को? देखिए, नीट माने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो मेडिकल MBBS BDS के लिए होता है। उसके लिए यदि 2016 के पहले की बात करें जी, तो हर स्टेट में एक अलग अपना एक टेस्ट हुआ करता था। ठीक बात जैसे PMT, प्री मेडिकल टेस्ट बोला करते थे। 2016 के बाद सरकार ने डिसाइड किया कि नेशनल लेवल पर एक टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होना चाहिए। ठीक बात है। तो उस एक टेस्ट के जरिए पूरे मेडिकल कॉलेज में सीटें अलॉट होती हैं। ठीक बात है। अब ये जो पूरा टेस्ट होता है उसे NTA नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंटेंट कराती है एग्ज़ाम को, वो कंडक्ट कराती है। वहाँ से पेपर्स बनते हैं जी। और उसके बाद इसमें करीब 24 लाख बच्चे बैठते हैं। एक बार में 24 लाख बच्चे बैठते हैं और इसके अंदर जो मेडिकल की सीट हैं प्रेजेंट में, स्पेशली जब MBBS की बात करते हैं तो MBBS की करीब 1,30,000 सीट उपलब्ध हैं। 1,30,000 सीट हैं उपलब्ध हैं आज की तारीख में। इसमें से लगभग आधी सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है और आधी सीट प्राइवेट कॉलेज में है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है जी, वो कम होती है। साल का करीब 1 से 2 लाख रुपए ही उसमें खर्च आता है। वहीं यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में यही फीस 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष पड़ती है। अब जो 24 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं उनमें से 1,30,000 ही MBBS के लिए जाएंगे और उसमें से भी केवल 65,000 ही गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक बात है। बच्चों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जो NTA है वहाँ से पेपर बनते हैं और जो पेपर्स बनते हैं इसमें और सेंटर्स पर जाते हैं तो इसमें बच्चों को एक OMR सीट होती है, उसको भरना होता है। उस OMR सीट के द्वारा मतलब की मार्किंग होती है, उससे मार्किंग होती है और उसके द्वारा आगे बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। अब ये जो पूरी जो प्रोसेस है कि NTA पेपर बनाएगा तो निश्चित रूप से जो NTA जहाँ पेपर डिज़ाइन किया जाएगा वहाँ भी कोई ना कोई प्रोफेसर, कोई ना कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही पेपर बनाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ से जब पेपर बनते हैं तो वहाँ से पेपर बन करके और नीचे सेंटर तक जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं। और जैसे कि मेरा सब्जेक्ट आमतौर पे धन और मन है, तो जो मन का नियंत्रण है बहुत ही कमज़ोर है आज की तारीख में और धन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इवन जो बच्चे जो एंट्रेंस में बैठ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स और ये जो पूरे सिस्टम में लगे हुए लोग
पेपर बनाने से लेकर के और मार्किंग और चेक करने तक की सारी व्यवस्थाओं में ये सब ह्यूमन बिहेवियर के साथ में है। इनका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, धन की चाहत भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पे इस प्रकार की व्यवस्थाएं जनरेट हो जाती हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बीच में ये प्रयास करता है कि मैं छोटे समय में अधिक धन कमा लूँ, और इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं व्यवस्था फैल हो जाती है। तो इसमें अपन फेल्यूर किसका मानेंगे, सरकार का, या जो लोग काम कर रहे हैं उनका, या कानून का? यदि कानून सख्त होगा, सरकार उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कराएगी, और जो कर रहे हैं उनको भय होगा, तो इसमें हम किसको, मतलब किसको ये माने कि किसकी गलती के कारण इस तरह की हिम्मत कर पाते हैं लोग? हमारे देश के अंदर जो क्राइम है किसी प्रकार का, उसको करने की हिम्मत कहाँ से आती है व्यक्ति के अंदर? क्योंकि जब कोई क्राइम करता है तो उसको रोकने का काम, उसके अंदर कोई डर होना चाहिए। डर होना चाहिए। डर हमारे देश के अंदर पिछले कई सदियों की हम बात करें तो 3 प्रकार का डर होता है जो व्यक्ति को क्राइम करने से रोकता है। आदमी तो स्वाभाविक रूप से जो मन है उसका, वो तो शॉर्ट टर्म में सब कुछ हासिल करना चाहता है, उसके अंदर लालच मौजूद है, तो वो तो स्वभावतः बेईमान है। कहीं ना कहीं वो प्रयास करेगा कि मैं कुछ बेईमानी करके कुछ जल्दी हासिल कर लूँ। लेकिन उसके पीछे जो 3 डर होते हैं जिसकी वजह से वो उस क्राइम को करने से बचता है, वो जो 3 डर हुआ करते थे, वो पहला डर जो हुआ करता था हमारे देश के अंदर, वो हुआ करता था ईश्वर का डर। ठीक बात है। स्वर्ग और नरक जो कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, जो है पाप करोगे, कोई गलत करोगे तो उसकी कोई पनिशमेंट कोई ईश्वरीय शक्ति उसको देगी। ठीक बात है। पिछले कुछ समय से जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, अवेयरनेस आई, लॉजिकल माइंड सेट ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो वो डर अब बहुत कम हो गया है। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट फैल हो चुका है। लोग कहते हैं कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है, तो स्वर्ग और नरक नहीं है तो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट भी फैल गया। तो उसकी वजह से एक ईश्वर का जो डर था वो खत्म हो गया। पहला डर समाप्त हो गया। लोग डरते थे ईश्वर से तो क्राइम नहीं करते थे। जो दूसरा जो डर हुआ करता था वो था समाज का डर, कि कोई भी हम गलत काम यदि करेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, कोई चोरी करेंगे, कोई भ्रष्टाचार करेंगे, तो समाज हमें बहिष्कृत कर सकता है, समाज दंडित कर सकता है उस बात में। लेकिन आज धन का बोलबाला है। यदि आपके पास में धन है तो आपको समाज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास सारे सामान उपलब्ध है, आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, समाज के बिना भी जी सकते हैं। तो समाज का डर भी ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। तो ये दूसरा डर भी समाप्त हो गया। अब आता है तीसरा डर, वो है हमारे संविधान का, हमारे कानून का, हमारी व्यवस्था का डर। तो हमारे यहाँ का जो कानून है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो इतनी स्लो है और इतनी जटिल है कि कोई भी जब क्राइम होता है इस देश के अंदर तो उसका जो पनिशमेंट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कई बार तो होता ही नहीं है, लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, कई साल केस चलते हैं। और तो इतनी हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे उसमें बड़ा संविधान का एक वो फैलाए रहते हैं कि बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा। तो ऐसा कैसा संविधान है कि जिसका डर ही नहीं है? इसमें ऐसे कानून कोई व्यवस्था ही नहीं है कि यदि कोई अपराध करता है उसको तुरंत दंड मिले? हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है संविधान के अंदर, वो उसके जो 2-3 लेवल होते हैं, निचला लेवल है, मिडिल लेवल है, हायर लेवल है, लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब। तो न्यायिक प्रक्रिया में इतना लंबा समय लग जाता है कि वो व्यक्ति के अंदर जो क्राइम का पनिशमेंट का डर है वो खत्म हो जाता है, और आमतौर पर पनिशमेंट मिलता भी नहीं है। यदि न्याय प्रक्रिया इसका मतलब मैं ये मानूं कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए दोषी कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था भी है। डेफिनेटली आज हम सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते कि इसके कारण हुआ है, ये तो न्याय व्यवस्था भी है।
किसी भी अपराधी को यदि जितनी जल्दी सजा मिले और जितनी कठोर सजा मिले उसका परिणाम उतने जल्दी आएगा और क्राइम डेफिनेटली इस देश में बहुत कम हो जाएंगे, बशर्ते कि न्यायिक प्रक्रिया फास्ट हो। अब करीब करीब हर साल पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में पिछले 2-3 साल से हर साल ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस साल भी हुआ। तो पनिशमेंट का डर बहुत ज़रूरी होता है। मेरा अपना मानना है कि सरकार को, कानून को और व्यवस्था को, न्यायिक प्रक्रिया को, न्याय सिस्टम में बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा बेरहम होना चाहिए। तो जो न्यायिक प्रक्रिया में बैठे हुए लोग हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हों, जिसको थोड़ा सा बेरहम भी बोला जा सकता है, कि फास्ट न्याय हो और सज़ा कठोर हो, शीघ्र हो, तो ही हम इस टाइप की क्राइम पर कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात आती है कि जो लोग बोलते हैं सॉरी कि सरकार जो है, कहीं शिक्षा मंत्री दोषी हैं, कहीं प्रधानमंत्री दोषी हैं, तो क्या सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोषी माना जा सकता है क्या? हमारे यहाँ जो संविधान है उस संविधान के अंदर नीचे से ऊपर तक सभी लोगों पे हमने सिस्टम के अंदर कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं। एक हिस्सा हमारा संसद होती है जहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, दूसरा हिस्सा वो होता है जहाँ से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी से फ्री कर सकते हैं। जिम्मेदार तो निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक व्यक्ति हैं, सभी माने जाएंगे, सभी माने जाएंगे। निश्चित रूप से नीचे के निचले लेवल पे जो क्लर्क बैठा है, जिसके हाथ में आवक जावक है और जो डिस्पैच करता है, और वहाँ से शुरू होकर के और जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री तक की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी, दरअसल में जिम्मेदारी तो है निश्चित रूप से, क्योंकि व्यवस्था के हिस्सा है सब, एक सिस्टम है ये, और इस सिस्टम में सबका अपना अपना रोल है। तो ऊपर भी स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी जिम्मेदारी तो लेनी। क्या कोई भी प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री वो ये चाहेगा कि उसकी फजीयत हो? देखिए, वो ऐसा नहीं चाहेगा, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि व्यवस्था खराब हो, लेकिन वो इस बात के लिए जिम्मेदार अवश्य हैं कि जो लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, उनको प्रॉपर तरीके से कैसे उसको अपडेट किया जा सकता है। अब जैसे इसी बार में अभी जो नीट में हुआ, उसके बाद हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो 100% कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन होगा, जो कि होना ही चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्यवस्था के अंदर कमी थी। वो शिक्षा मंत्री जी का मानना यह था कि 24 लाख बच्चे को बिठा के कंप्यूटर पे हम एग्ज़ाम कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यदि ये सीरियसली पिछले 3-4 साल तो ये 2 बार 3 बार में भी तो हो सकते हैं एग्ज़ाम, नहीं हो सकती क्या भाई? दो शिफ्ट में हो सकते हैं, क्वेश्चन पेपर 2 उसमें बन सकती है, नहीं हो सकता क्या ऐसा? डेफिनेटली हो सकता है ऐसा। यदि 24 लाख हैं तो 12-12 लाख का आप कर सकते हैं कि भाई एक डेट को 12 लाख लोगों को करा लिया, एक डेट को 12 लाख लोगों को करा लिया, दोनों के 2-2, 3-3 सेट बनवा लीजिए पेपर के, किसी को कोई सेट दे दिया, किसी को कोई सेट दे दिया। क्या पॉसिबल नहीं है क्या ऐसा? पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है ये कि अलग अलग शिफ्ट में कराया जा सकता है, अलग अलग डेट्स में कराया जा सकता है, और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो अलग अलग डेट में होते भी हैं। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम है और इस टाइप के जो अलग अलग डेट्स में भी लिए जाते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो आमतौर पे ये रहती है कि हमारे यहाँ सिस्टम को बनाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, और उस सिस्टम को ब्रेक करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो कोई भी सिस्टम जब डेवलप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स तो लोग जनरेट कर ही लेते हैं। कारण वही जो मैंने पहले बोला कि मन का नियंत्रण नहीं है। तो अब एक बात देखिए, यहाँ मैं बार बार आप ये मत समझिए कि मैं प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो लायबल हैं और उनकी लायबिलिटी तय होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, अक्सर समाज में लोग एक शिकायत करते रहते हैं, भ्रष्टाचार है और सब कुछ बेकार है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है।
तो क्या हर जगह प्रधानमंत्री या ऊपर का जो मंत्रिमंडल है वही बैठा रहता है क्या? जो नीचे बाबू बैठा है उसकी लायबिलिटी नहीं है क्या? जो अधिकारी बैठे हैं उनकी लायबिलिटी नहीं है क्या? और फिर कानूनी तौर पे जो कुछ है ठीक है, जब उनको सज़ा मिलेगी जो होगा वो ठीक है। एक बात आपने कही थी, सामाजिक बहिष्कार होता था पहले, तो क्या ऐसे लोग जिन लोगों ने भी ये काम किया है, क्या समाज का दायित्व नहीं है ऐसे लोगों को एक्सपोज करें? क्या समाज का दायित्व भी तो है ना कि भाई जिस समाज के व्यक्ति ने जिस ऑफिस के उसने ये काम किया है उसको सामाजिक रूप से जब कोई अच्छा काम करता है हम सामाजिक, तब भी तो हम समाज ढूंढ के और उसको सम्मानित करते हैं और तरह तरह से जुलूस निकालते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो ऐसा काम किया है तो क्यों ना हम उस व्यक्ति को इस तरह का काम करें जिससे कि एक भय पैदा हो कि नहीं यार यदि हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर हमें समाज के अंदर इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ेगी। हमारे देश में जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके 2-3 हिस्से होते हैं। एक तरफ प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं, एक तरफ संसद में बैठे हुए लोग होते हैं जो कि संविधान में और जो व्यवस्था परिवर्तन करते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा होता है एक समाज। ये सब मिलकर के एक सिस्टम जनरेट करते हैं। समाज एक बड़ा हिस्सा है। और ये सब होती, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी होती समाज के लिए ही है। तो चूंकि हमारा जो समाज है उसमें, जैसे मैंने अभी कहा कि पहले हमारे पास 3 डर थे और वो डर अब नहीं है। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो सामाजिक मन है, पूरे तरीके से एक कंप्लीटली सामाजिक हिस्सा जो है हमारा मन जो बनता है जी, वो हमारा मन ही बेईमान है। इसलिए ये बिल्कुल तय है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो संविधान बनाते हैं या कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसका पालन करवाने की कोशिश करते हैं, वो व्यवस्थाओं को उस तरीके से नहीं चला सकते जब तक कि समाज का सहयोग उनको ना मिले। तो क्योंकि एक क्लर्क है वो भी समाज से आता है, एक IAS IPS है वो भी समाज से आता है, एक मंत्री प्रधानमंत्री भी समाज से आता है। तो व्यवस्था तो समाज से ही आती है पूरी। तो इसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो समाज का हिस्सा हैं, और पूरे सामाजिक जो मन है हमारा वो भ्रष्ट है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन उतना आसान नहीं हो पाता है। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या है। हम आज देखिए बच्चों को ये लग रहा है कि उनका पूरा करियर ख़राब हो रहा है, और निश्चित तौर पे जो बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और तैयारी करते हैं, तो उसके बाद ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि जो चूँकि आपने कहा कि मन जो है, तो निश्चित तौर पर मन तो एक बहुत बड़ा, किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक शत्रु है ना। तो क्या वो लोग भी दोषी नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए के पेपर खरीद रहे हैं? क्या वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? 20 लाख रुपए में पेपर खरीद के डॉक्टर के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? वो क्या देश की सेवा कर पाएगा, क्या समाज की सेवा कर पाएगा, क्या उसमें क्वालिटी आ पाएगी? अभी सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले ही मैं देख रहा था, किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि एक पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा, और उसका बच्चा फेल हो गया। सवाल ये है दरअसल में कि इसके लिए दोष किसको दिया जाए, पेरेंट्स को, बच्चे को, सिस्टम को? एक पेरेंट्स की कुछ ज़्यादा, एक चीज़ बताइए मेरे को, यदि किसी बच्चे की क्षमता नहीं है वजन उठाने की और हम उससे ये वजन उठवा रहे हैं, तो उसके लिए तो पेरेंट्स ही दोषी है ना। या आज अब तो इतने सिस्टम आ गए हैं कि आप अपने बच्चे का टेस्ट करा लो ना यार, कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। बहुत सारी एजेंसियां इसमें काम करती हैं, है ना, कि मोटिवेशनल स्पीकर काम करते हैं कि किस तरह से भाई आपका किस फील्ड में आप जा सकते हैं, तो वो फील्ड चुनो ना। कि अननेसरी उसको ज़बरदस्ती आप अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और वो योग्य नहीं है, उसके लिए फिर आप अवैध रूप से पेपर परचेज करते हैं और वो फिर उसको देते हैं, तो क्या फ़ायदा है उसको? इस बात के लिए 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला हिस्सा, जैसे हम बात कर रहे थे कि 10 लाख में पेपर खरीदा उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इसकी जो फीस है वो 1-2 लाख रुपए साल की होती है, और प्राइवेट में यही फीस 20 लाख रुपए साल में जाती है। तो पेरेंट्स
का सोचना ये रहता है कि इससे बेहतर है कि 10 लाख में पेपर खरीद लिया जाए, बजाय 20 लाख रुपए साल। 20 लाख रुपए साल प्राइवेट में देने से बेटर है 10 लाख के पेपर खरीद ले, पेपर खरीद लिया जाए, है ना। छोटे रास्ता का इस्तेमाल कर लेते हैं वो, कि पेपर खरीद लिया जाए। इवन 10 लाख नहीं, यदि 20 लाख रुपए में भी पेपर मिल जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो 80 लाख रुपए पड़ेगी ना MBBS की, प्राइवेट में जाएंगे तो वो 80 लाख की जगह यदि 20 लाख भी खर्च होता है तो भी पेरेंट्स इलीगली वो पेपर परचेज करने को तैयार हैं। एक हिस्सा हो गया ये जो धन से जुड़ा हुआ है। दूसरा हिस्सा है जो समाज से जुड़ा हुआ है। सोशल रिकॉग्निशन एक बात होती है कि जिसमें हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो है फंस जाते हैं। आज की तारीख में हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी में जो सबसे रेपुटेटेड जॉब है वो मेडिकल प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है। उसको हम ये मानते हैं कि MBBS कर ली मतलब वो सब है तो और धन में और पैसे, वो एक अच्छी स्टेटस मेंटेन हो जाएगा उससे। तो एक बड़ा, सबसे ज्यादा बच्चे क्यों बैठते हैं इसमें, मतलब 12 लाख बच्चे जो इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं और 24 लाख बच्चे MBBS का टेस्ट देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स जो होती है ना, हमारे यहाँ एक रेपुटेटेड जॉब होती है जहाँ धन भी है और मान सम्मान भी है। मान सम्मान भी है। तो जहाँ पे धन है, मान सम्मान है और संसाधन सीमित है, क्यों? सीट तो 1,30,000 24 लाख बच्चे बैठेंगे, 1,30,000 का सिलेक्शन होगा। तो कुछ भी कर लिया जाए, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये बात तो वहाँ पे रहेगी कि एन कैन प्रकार वहाँ पे पेरेंट्स चाहेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ मेरे को एक बात और थोड़ी सी ये आ रही है कि अब 1,30,000 सीट हैं और मतलब 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, बाकी जो बच्चे हैं अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई। 1,24,000 में से मतलब 1,30,000 बच्चे चूज हो रहे हैं और 24 लाख बैठ रहे हैं, तो उनका कितना समय उसमें पढ़ाई में ही और इसी में वेस्ट हो गया। फिर वो कुछ करने की स्थिति बनेगी तब तक उनका बहुत कीमती समय तो निकल जाएगा ना, नहीं निकल जाएगा? ये बिल्कुल सही बात है। और लाखों बच्चों का, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों बच्चों का समय निकल जाएगा। कम से कम 20 से 21 लाख बच्चे, क्योंकि यदि BDS और ये सब भी अपन इंक्लूड कर लें उसमें, कर ले तो 2-3 लाख बच्चे डॉक्टर बनेंगे। 20 से 21 लाख तो नहीं बनेंगे, ये निश्चित बात है। लेकिन बच्चों को भी ये समझना जरूरी है और पेरेंट्स को भी ये समझना जरूरी है कि केवल एक ही जॉब नहीं है, और भी जॉब हैं और दूसरी जगह भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो पहला प्रयास तो यही करता है कि जो समाज में सबसे अच्छी जॉब होती है वो मिले। तो पहला प्रयास तो होता है। और इसके बाद जॉब मिल जाती, फिर सरकारी नौकरी नहीं करनी है। फिर यदि डॉक्टर बन गए तो फिर सरकारी नौकरी में नहीं जाना उनको, फिर प्राइवेट करना है, क्योंकि पैसा इतना लगा के आए हैं वो, तो निश्चित तौर पर उसको निकालने के लिए सिर्फ प्राइवेट ही एक माध्यम रहेगा। वो समाज के अंदर ये बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसकी वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ में। जैसे हमारे यहाँ 3 जॉब जो हैं वो मोस्टली सोशल रिकॉग्निशन जिनमें ज़्यादा हैं, है ना। एक डॉक्टर होते हैं, एक इंजीनियर्स होते हैं और एक CA होते हैं। मेरी कई बार मैं खुद भी सलाह देता हूँ बच्चों को कि इन सब में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है डॉक्टर बनने में, दूसरे नंबर पर लगता है इंजीनियर बनने में, और CA बनने में ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन CA में सबसे ज़्यादा कंपटीशन CA में है, कंपटीशन है और वो टफ कंपटीशन है, उसमें एजुकेशन के लेवल पे भी बहुत टफ पड़ता है। लेकिन सोशल रिकॉग्निशन वहाँ भी मौजूद है। लेकिन चूंकि ह्यूमन माइंड सेट है तो वो पहला प्रयास तो डॉक्टर का करता है। ये दिक्कत तो है। ठीक बात है। चलिए सुनील जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, और सबसे बड़ी बात तो जो आपने बताई कि मन पे नियंत्रण नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। और मैं जहाँ शासन प्रशासन को दोषी मानता हूँ, वहीं उन पालकों को भी दोषी मानता हूँ कि जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बच्चे को डॉक्टर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। क्या बच्चा आपका एलिजिबल है उसके बनने के लिए? एलिजिबल है तो आपको इतने एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेपर परचेज़ करना पड़े और फिर आप उसको डॉक्टर बनाते हैं। उस आपके एक प्रयास से ना जाने कितनों बच्चों के भविष्य जो है अधर में लटक जाते हैं। तो यही आशा कर सकते हैं कि ये सिस्टम कुछ ऐसा बने, पारदर्शी बने, जिससे बच्चों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो सपने हैं वो उनके पूरे हो सके और एक समाज को अच्छे नागरिक के रूप में मिल सकें। सुनील जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।